हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ी नंबरिंग ठीक कर लेना, वो तो आप समझ रहे होंगे, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। 20वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये टॉप लेवल के सारे क्वेश्चन मैं जो लेता हूँ ये थ्योरी वाले चैप्टर है, लेकिन आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे के लिए फ्यूचर में बहुत कुछ सीख जाओगे। और देखो इसको ध्यान से समझना भी है आपको, जैसे कैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे अपन आंसर लिखते हैं। आपके माइंड में अगर कुछ सोचना का कोई विचार आ रहा हो, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, उसमें अपने कुछ बातें अगर आपको कुछ आ रही हो तो लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा वो नहीं तो अपने माइंड को इतना डेवलप कर लो इन थ्योरी को पढ़ के कि बहुत आगे आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को अटेंड करना है, उसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, या फिर फ्रीडम भी कह सकते हो, यानी कि स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर ये भी आ जाए कि सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणाओं को स्पष्ट करो, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म पढ़ी थी अपन ने, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी डेफिनेशन उनकी लिखवा दी थी, उनके दो फ्रीडम के जो दो डायमेंशन है, नेगेटिव डायमेंशन और पॉजिटिव डायमेंशन, यानी कि नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष, दोनों को बताओ, तो भी यही आंसर लिखना है। और ये आ जाए कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखना लिबर्टी के या फ्रीडम के या स्वतंत्रता की आज़ादी के दो पक्ष है, यानी कि दो डायमेंशन है। कौन कौन सा है? इसके साथ ही एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछे कि लिबर्टी क्या है, जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है 1 मार्क्स में, तो उसका आंसर भी लिख दिया है मैंने, है ना। तो आंसर एक लिखने का तरीका देखो, एक तो तरीका ये होता है कि सीधा ये दोनों लिख देते हैं कि इसके दो फॉर्म होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, आंसर दैट्स। लेकिन अगर मैंने इतनी सी बात और जोड़ दी तो मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, कुछ चीज़ें अपन ऐसी डालें जो कुछ डिफरेंट हो, कुछ स्पेसिफिक हो, जिसमें आंसर मार्क्स अच्छे मिले। जैसे कि स्वतंत्रता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसका मतलब ये कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना है जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। भाई बाहरी जो एक्सटर्नल कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं होने चाहिए, हाँ कुछ हद तक होने चाहिए, वो भी अपन नीचे बात करेंगे, वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन है, ये लिबर्टी ऐसी एक कंडीशन है जिसके अंदर लोग अपना एक विकास कर सके, डेवलप कर सके। जैसे आज़ादी अगर आपको है, किसकी आज़ादी, कि आप कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई से कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, तो वो एक आपकी पॉजिटिव के लिए है कि आप अपना खुद का डेवलपमेंट करने के लिए कुछ कर रहे हो, ये सब बातें हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता की अवधारणा के दो पक्ष, इसने पूछा ना कितने पक्ष, दो पक्ष हैं, यानी कि देयर आर 2 डायमेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम कॉन्सेप्ट के 2 डायमेंशन, नेगेटिव डायमेंशन और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। अब अलग अलग दोनों अलग अलग पढ़ेंगे और इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, रटना मत, वरना दोनों ही समझ में नहीं आएगा। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, ये दोनों ही आपस में साथ साथ चलते हैं। अपनी जगह नकारात्मक भी सही है और अपनी जगह पॉजिटिव भी सही है, सॉरी वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी सही है, नेगेटिव भी सही है, पॉजिटिव भी सही है अपनी जगह। नेगेटिव कहता है कि बाहर के ज़्यादा उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, हाँ कुछ हद तक ठीक है। ये कहता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, इसके अंदर आदमी रह के कुछ अपना डेवलपमेंट कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना। जैसे कि नकारात्मक, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता। ये तो कहता है कि व्यक्ति पर कोई बाहरी प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। बाहरी का मतलब जैसे कोई लोग फोर्स करे, पेरेंट्स करे, कोई गवर्नमेंट करे, वो नहीं होने चाहिए। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। ये बात होगी, ये तो अपन ने इसकी डेफिनेशन टाइप लिख दिया। फिर इसका अभिप्राय क्या है, किसका, नकारात्मक पक्ष का। इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या फिर दबाव न हो, ध्यान से समझना, बाहरी नियंत्रण यानी कि एक्सटर्नल कंट्रोल एंड प्रेशर यानी कि दबाव न हो, और वह बिना किसी पर डिपेंड हुए, निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से एकदम अपने मन के तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। जैसे किसी के दबाव या प्रेशर में आके, बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर में आके, दबाव में आके अगर कोई काम करता है तो फिर वो स्वतंत्र काम हो। तो किसी की एक तरीके से उसके प्रेशर में आ गया, खुद तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो ये ध्यान रखना कि वो अगर किसी पर बिना निर्भर हुए अगर निर्णय ले सकता है ना, तो वो फ्रीडम, आज़ाद माना जाता है। दिस मीन दैट इज इफ अ पर्सन इज नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल कंट्रोल और प्रेशर एंड कैन डिसीजंस एंड बिहेव ऑटोनोमसली विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन, ठीक है, देन द पर्सन कैन बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। तब वो माना जाएगा कि हाँ ये स्वतंत्र पर्सन है। समझ गए होंगे?
ठीक है, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव की। नेक्स्ट, लेकिन समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी मैं क्वेश्चन में बट का प्रयोग करता हूँ, लेकिन का प्रयोग करता हूँ, वो अपने आप में एक नई चीज़ है, ठीक है, यानी कि ऐसा होता है लेकिन, इसका मतलब कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं, 100% ये बात सही नहीं है। इस लेकिन का मतलब बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए नीचे वाली लाइन से लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना, नया पैराग्राफ है। बट नो वन लिविंग इन द सोसाइटी, समाज में कोई भी ऐसा जना, एक भी जना नहीं है जो कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ लिमिट एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर दबाव नहीं है। किसी न किसी तरह का कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई ना कोई मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबंध तो है, समझ रहे हो ना। सो बीइंग इंडिविजुअल हियर मीन्स मिनिमाइजिंग द सोशल रेस्ट्रिक्शंस दैट रेस्ट्रिक्ट आवर एबिलिटी टू चूज फ्रीली। तो इसलिए कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि जो अब वो ये इतना समझता है कि जो मिनिमाइजिंग का मतलब है कि हाँ 100% तो मेरे ऊपर प्रतिबंध, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध तो हैं, लेकिन हाँ हर कोई ये चाहता है, ध्यान से समझना, हर कोई ये चाहता है कि मेरे ऊपर जब मैं कोई डिसीजन लूँ, जब मैं कोई निर्णय लूँ, तो उस टाइम पर कम से कम रेस्ट्रिक्शन हो, कम से कम, मिनिमाइजिंग का मतलब कम से कम हो, कि मैं मेरा कुछ काम कर सकूँ। हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन ठीक है, लेकिन कम से कम हो, हर बात में नहीं, ठीक है। यानी कि इसलिए लेकिन समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी न किसी सीमा मतलब कोई लिमिट या प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की आशा नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, नहीं आशा कर सकता। इसलिए यहाँ स्वतंत्र होने का अर्थ कहाँ पर, इस नेगेटिव नकारात्मक में, अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों का कम से कम होना है, कम से कम होना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करना, कोई चीज़ को अपन सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, चयन करने में क्षमता पर रोक टोक लगाए, कम से कम रोक टोक लगाए, कम से कम हम डिसीजन लें, किस चीज़ को कोई अपन चूज करें तो उस टाइम पर थोड़ा कम होना चाहिए। बस समझ में आ गई, ये नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक पक्ष की। ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, बिल्कुल सही है, अपने टैलेंट को मतलब बाहर ला सके। टू हैव कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स, ईजिए समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों का विस्तार देना चाहिए, विस्तार मतलब आराम से, मतलब तरीके सोच के करना चाहिए, जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य की दिशा और स्वरूप निर्धारण करने में समर्थ हो सके। यानी कि टू हैव कंडीशन विच पीपल, कहीं तो गया, इट्स मीनिंग इज दैट इन ऑर्डर टू बी इंडिपेंडेंट सोसाइटी शुड एक्सपेंड दोज थिंग्स सो दैट द इंडिविजुअल बोल दो चाहे पर्सन बोल दो, ठीक है, ग्रुप, कम्युनिटी और नेशन कैन बी एबल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड फॉर्म ऑफ इट्स डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी यानी कि अपनी वो अपना खुद का स्वरूप करने में समर्थ हो सके, ठीक है। अब देखो, इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं में भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। इसके बाद हम बात करेंगे इन दिस सेंस फ्रीडम प्रमोट्स द फुल डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिंग सेंसिटिविटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ देयर इंडिविजुअल। और लास्ट लाइन मैंने आपको जो बताई थी वही, ऑफ्टन दिस टू साइड्स ऑफ फ्रीडम गो हैंड इन हैंड एंड सपोर्ट ईच अदर, यानी कि वो अपने साथ साथ चलते हैं, यानी कि स्वतंत्रता के दोनों पक्ष साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को समर्थन करते हैं। अब मेरी बात एक ध्यान समझना, ये बात अपन समझ ली थी, ये जो सकारात्मक है ना, इसका मतलब बहुत अच्छे से है कि इस सकारात्मक पक्ष का मतलब है कि कुछ जगह बाहरी रेस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी होता है, जैसे कि कुछ हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम, उसमें गवर्नमेंट हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती है, वो बताओ किसके लिए लगाती है, ताकि हमारी आज़ादी बनी रहे और बाकी लोग भी उसका मतलब किसी को नुकसान ना हो। 100% आज़ादी काम की नहीं, मैंने आपको बातें बता दी थी, वो वही चीज़ है यहाँ। इसके अंदर इंसान थोड़ी बहुत रोक टोक रहेगी, जैसे आप अपने ऊपर भी सोच के देख लेना कि स्कूल में टीचर्स का थोड़ा आपको प्रेशर या कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, कुछ पेरेंट्स के भी रहते हैं,
वहाँ पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आप कभी भी अपने आप को फ्रीली छोड़ के देखो, आप उतना नहीं कर पाओगे। एक ये पॉजिटिव थिंग के साथ सोचना है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। 1 मिनट के लिए सोचना है कि अगर आपके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर, डर ना होना, तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाओगे जितना बिल्कुल आज़ाद, बिल्कुल फ्री। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, हाँ, अब देखो ये है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही सोचने पे मजबूर करेगा। बहुत सारी बातें सीखनी है यहाँ से आपको, क्योंकि देखो थ्योरी समझ में नहीं आएगी, मैंने सेलेक्ट करके थ्योरी तो लिख दी, लेकिन अब मैं एक एग्जांपल दूंगा इनके साथ में, तब दिमाग में फिट होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल, या फिर शॉर्ट में ये भी लिखा आता है J.S. मिल, जे का मतलब जॉन, एस का मतलब स्टुअर्ट और मिल, J.S. मिल के विचारों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसने क्या कहा? सबसे पहले सीधा आंसर नहीं लिखना है हमेशा, मेरी आदत को आप मतलब दिमाग में फिट कर लो। मैं चाहता डायरेक्ट 4 कारण लिखवा के छोड़ देता, नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक इसकी एक फिट, थोड़े सा इसके बारे में कुछ लिखना है कि J.S. मिल ने तर्क रखे कि, क्या तर्क रखा इन्होंने? सबसे पहले तर्क ये रखे कि जो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब जो ये आपके एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, उसका जो इश्यू है, जो मुद्दा है, वो अहस्तक्षेप के, अहस्तक्षेप का मतलब बिना कोई इंटरफेयर के, अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र, लघुत्तम का मतलब थोड़ा सा, मिनिमम, ऐसा नहीं कि आप पूरा ही आप क्या बोलते हैं उसको, उस पर रोक लगा रहे हो, है ना, रेस्ट्रिक्शन पूरे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। तो इसलिए एक शब्द याद रखना पड़ेगा आपको, एज इट इज अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। यानी कि ध्यान से समझना आपको, मिल हैज आर्ग्यूड दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इशू इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। देखो, नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है अहस्तक्षेप, यानी कि कम से कम होना चाहिए, बीच बीच में हर कहीं पर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत। इसलिए आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, इतना सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, ये इंग्लिश के अंदर नॉन इंटरफेरेंस, और हिंदी वालों के लिए, या फिर इंग्लिश वाले इतना पूरा ले सकते हो, मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जरूर याद रखना, ये शब्द मत भूल जाना। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं, इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो उसको रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कभी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये बात तो चलो इन्होंने कही। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है, ये इन्होंने बात कही थी, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंसान के लिए। और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं, जो इसको कम करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कुछ हमें आज़ादी है, हम अगर कोई नेबर हमारा, कोई अगर पड़ोसी छत पे कोई उनका कोई बर्थडे प्रोग्राम है, या फिर जो भी प्रोग्राम, उनको अगर डीजे वगैरह बजाते हैं, या कुछ सॉन्ग चलाते हैं, या कुछ लाउड स्पीकर बजाते हैं, तो उस टाइम पर हमें थोड़ी बहुत असुविधा सहन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको रोक टोक हर चीज़ पे वो करोगे, क्योंकि थोड़ी बहुत असुविधा सहन करनी चाहिए, क्योंकि उसकी आज़ादी का मामला है, छोटी मोटी बात। वो अपन एग्जांपल ले ले तो वही चीज़ है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ए फंडामेंटल वैल्यू, एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग, WILLING, विलिंग टू बेयर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रेस्ट्रिक्ट इट, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ असुविधाओं का जो हमारा समाज है उसको, सोसाइटी को कुछ असुविधाओं का मतलब कि सहन करनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो कुछ बातें थी, अपन ने एक बेस मजबूत कर दिया क्वेश्चन के आंसर लिखने का। अब अपन कुछ बात करते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता को बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल ऑफर्ड ए पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड डिस्कशन। किसके अंदर किया है जितनी बातें इन्होंने? तो इन अपनी बुक है ऑन लिबर्टी, अपने स्टार्टिंग पढ़ा था, इन सब बातों को इन हिज बुक ऑन लिबर्टी हिज ऑफर्ड 4 रीजन्स। बहुत ही शानदार आंसर है अपना ये जो आपने लिखा है। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने और भी ज़्यादा शानदार तरीके से 4 कारण बताए हैं हमारी
एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। 4 इंपॉर्टेंट कारण बहुत काम आएंगे, बहुत कुछ सिखाता है आपको एनसीईआरटी बुक्स, सोचना सिखाता है, मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा कर देता है। तो ध्यान रखना वो 4 कारण कौन कौन से, ऑन लिबर्टी में उसने 4 कारण कौन कौन से पेश किए हैं। पहला, फर्स्ट रीजन, अब समझना है ध्यान से, बस ये 4 कारणों को ही समझना है, बुक में लिखे हुए हैं लेकिन समझ में नहीं आएंगे, एग्जाम्पल जब बताऊंगा दिमाग में फिट हो जाएंगे। पहला कारण कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। ध्यान से समझना, कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का कुछ अंश या तत्व छुपा होता है। अगर हम गलत विचार को बंद कर देंगे, रोक देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो उसमें छुपे जो सच्चाई के कुछ अंश या तत्व थे उनको भी खो देंगे। देखो कि कोई भी आइडिया अगर किसी इंसान के दिमाग में आया 100% वो गलत नहीं है, समझना आप, उसमें कुछ सच्चाई भी है, तभी विचार है, कोई भी विचार हो उसमें कुछ सच्चाई तो है। और अगर अपन ये सोच लें कि नहीं तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, अगर अपन ये कहते हैं कि बिल्कुल ही गलत है और फिर ये समझ के हम उसको प्रतिबंधित कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं बिल्कुल गलत है, तो हमने क्या खो दिया कि उसमें कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी के अंदर वो कुछ सत्य था, वो भी छुप गया, वो भी खत्म हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कुछ स्टूडेंट का ये आइडिया है कि रात को स्टडी करना सही रहता है। गलत नहीं है ये कि रात को पढ़ाई करना बहुत अच्छा रहता है, ये किसी का विचार है, ठीक है। जो नाइट में पढ़ते हैं दिन में नहीं पढ़ते या मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते, तो उनका विचार गलत नहीं है, उनकी कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता है। ऐसा थोड़ी है कि आप कहते हो कि नहीं नाइट को कोई अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, गलत बात है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट करना, उसको बंद करना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप दिमाग में एक एग्जाम्पल फिट कर लेना तो ये बातें याद रह जाएगी, ठीक है। यानी कि नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स, वॉट अपियर्स टू अस ए फॉल्स हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी कुछ मात्रा में उसमें सत्यता होती है। इफ़ वी बैन फॉल्स आइडियाज वी वुड लॉस दैट एलिमेंट ऑफ ट्रूथ दैट दे कंटेन, तो हम उसके अंदर वो चीज़ें भी खो देंगे जो उसके अंदर कुछ सही थी, सत्य थी, ठीक है। सेकंड, दूसरा कारण इन्होंने क्या बताया, एंड सेकंड रीज़न क्या बताया, वो बताया कि सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सच कभी खुद पैदा नहीं होता है, सत्य विरोधी विचारों, ध्यान रखना, विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है, ठीक है। और जो विचार आज हमें गलत प्रतीत होता है वह सभी सही तरह से विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। बताता हूँ, ट्रुथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, सत्य खुद से पैदा नहीं होता, इट इज ओनली थ्रू ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपोजिंग व्यूज दैट ट्रूथ इमर्जेस। मेरी बात सुनना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, ठीक है, 2 गवर्नमेंट है, हो सकता है तीसरी पार्टी भी आ जाए, चौथी भी आ जाए, आम आदमी पार्टी, और तरह तरह की पार्टी हैं, वो नहीं कर, अपन 2 की बात करते हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी जीत के आई, कोई सी दोनों में से, उनकी सरकार चल रही है, अगर उसके ओपोजिशन में पार्टी अगर नहीं होगी, जैसे कांग्रेस है तो सामने वाली पार्टी, सपोज ओपोजिशन वाली पार्टी बीजेपी हो गई, अगर वो उनकी हर बात की हाँ में हाँ मिला देंगे तो कभी उनको सच का पता नहीं चलेगा। लेकिन वो सामने जो विपक्ष पार्टी हैं वो उनकी बातों को रोकेगा कि नहीं, ओपोज करेगा, विरोध करेगा कि आपकी ये बात गलत है, तो फिर जो जीती हुई पार्टी जिसकी सरकार वो क्या कहेगी, साबित करके बताओ। साबित करेंगे तो फिर जांच होगी, जांच होगी तो पता चलेगा कि सच क्या है। मतलब हमेशा ऐसे तो हर बात सच लगती है कि गवर्नमेंट कहती है वो सच है, लेकिन सच है या नहीं ये अपोजिशन तय करेगा, जो विरोधी हैं वो तय करेंगे, और फिर उस पर जाँच होगी, वो चीज़ें सब समझ में आ गई। मतलब कोई भी चीज़ सत्य कब होती है, सही से, जब उसको एक विरोध किया जाए, विरोध के जरिए, ठीक है। यानी आइडियाज दैट सीम रॉन्ग टुडे मे हैव बीन वेरी वैल्यूएबल इन द इमर्जेस ऑफ व्हाट वी कंसिडर राइट काइंड ऑफ आइडियाज़। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि जो विचार हमें आज गलत प्रतीत होता है, आज गलत लगता है, हो सकता है वो इस सभी तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है आगे जाके वो बहुत वैल्यूएबल हो जाए हमें, अगर आज का विचार लगे। चलो याद रखना, एक एग्जाम्पल, यहाँ तो एग्जाम्पल अपना नाइट में स्टडी वाला, यहाँ बीजेपी कांग्रेस वाला। तीसरा ये कि तीसरा कारण है कि विचारों का ये संघर्ष केवल अतीत में मूल्यवान नहीं था, अतीत का मतलब पहले, बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है।
सत्य के बारे में ये खतरा हमेशा से होता है कि एक विचारहीन कि वह मतलब सत्य, वह विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। देखो, हमेशा सत्य जो होता है, ट्रू जो होता है, उसमें हम सबको डर रहता है कि कहीं यार ये एक विचार ही ना बन जाए, मतलब कहीं ये अपना मूल्य ना खो दे। ऐसा डर रहता है कि यह बात तो सच है लेकिन क्या पता ये सच सामने आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ये विचारहीन तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसकी वैल्यू रहेगी नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। डर हमेशा रहता है, सच को हमेशा डर रहता है, क्योंकि सच को मानने वाले लोग बहुत कम होते हैं लेकिन उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज़ वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इज़ कंटिन्यूइंग वैल्यू फॉर ऑल टाइम्स। सच की हमेशा वैल्यू रहती है, ऐसा नहीं कि पहले पास्ट में नहीं, सच हमेशा, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब में सच की वैल्यू हमेशा रहती है। हाँ, सच जल्दी से सामने ना आए ये तो डर तो हमेशा रहता है, लेकिन वैल्यू हमेशा रहती है। ट्रुथ ऑलवेज रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू एन अनथिंकिंग क्लेचे। इट इज़ ओनली व्हेन वी एक्सपोज इट टू अपोजिंग व्यूज दैट वी कैन बी श्योर दैट आइडिया इज ट्रू वर्थी। यानी कि ये जो अपन इस बात को विश्वसनीय विचार कब समझ में आता है, जब विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय। जैसे कि अपन कोई बात बोल दी, अपन ने बोल दी, अपन को लगा कि यार सही है, हमने सही बोला है ना, लेकिन वो 100% सही कब है, जब हम किसी उसको ओपोजिंग व्यूज, जो हमारे सामने कोई विरोध कर रहा है ना, वो अगर उस बात को सामने हमारी गलती निकालेगा तो हमें लगेगा कि हाँ यार हमने कुछ मिस्टेक तो करी है। समझ गए? जैसे अपन आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर लिख के आप आगे, अब टीचर चेक करेंगे आपके हिसाब से मन में क्या लगता है कि हाँ यार सही लिखा है मैंने जहाँ तक है। अब जब टीचर उसमें गलती निकालेंगे, या फिर जैसे मैथ्स से क्वेश्चन करते हैं, कोई ऐसी माइनर मिस्टेक रह गई कैलकुलेशन में, अब वो टीचर गलती गोला बनाएंगे तब पता चलेगा अरे यार ये मिस्टेक कर दी। समझ में आ गई ये चीज़ है, तो उस टाइम पता चलेगा कि सच क्या और झूठ क्या। चौथा रीजन, हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वह सत्य है। वही वाली बात अभी जो मैंने बताई, आप आंसर लिख के आ गए, सोल्यूशन करके आ गए, मन में सही है लेकिन 100% सही है नहीं, वो क्या पता, बाद में पता चलेगा कि वो सत्य है नहीं, समझ वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा या दबाया, बाद में सत्य पाए गए। अभी मैं एक ताज़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी 2-3 एग्जाम में पेपर आउट हुए, ठीक है, और पेपर आउट हुए, उनके साफ स्पष्ट एविडेंस है, साफ पता है, फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं, ठीक है, OMR शीट के वीडियोज़ भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही कि भाई पेपर आउट हुआ है। ज़बरदस्ती गवर्नमेंट नहीं मान रही, जबकि पेपर आउट हुआ है, श्योर है, और 1-2 जगह तो पेपर दोबारा भी हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ध्यान रखना ये जो चीज़ है ये इससे लागू होती है। मतलब अभी सरकार क्या करी, इस मामले को दबा रही है, जबकि ये सच है कि पेपर आउट हुआ है, इसको दबा रही है। अब ये हो सकता है कभी जांच हो, कभी फ्यूचर में कोई जांच करे इस मुद्दे की अभी की, और बाद में पता चले कि यार ये तो सच है, पेपर आउट हुआ था। सेम लाइक दैट, यानी कि जिसको सब ने गलत समझा या दबाया, हो सकता है बाद में सही पाया जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। यानी कि वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू। वेरी ऑफ्टन आइडियाज दैट वर कंसिडर्ड फॉल्स एट वन टाइम by the entire society and therefore suppressed turn out to be true later on। बाद में वो सही भी साबित हुआ है, ठीक है। तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, 2 लाइन या 3 लाइन और है, फिर ये बहुत ही शानदार जो जेम्स क्या नाम मिल ने जो दिया था वो अपना आंसर पूरा हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि JS मिल ने, ठीक है। हाँ, तो ये 2-3 लाइन और बची, उतार लो। ये है कि कुछ समाज, इसी चौथे पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा विचार जो आज की परिदृश्य में या आज के टाइम में लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन वो जो ये चीज़ मानने वाले पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता कि नहीं आज ये सही नहीं है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो 3 तलाक वाला मामला आया अभी, जो हमारी गवर्नमेंट ने उसको एक बैन लगा दिया उस पर कि कोई भी जो तलाक है कि तलाक नहीं ले सकता, वो कानूनी एक वैधानिक सिस्टम बन गया, ठीक है।
अब अगर वैसा कुछ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, हो सकता है किसी समाज को कुछ पुराने रूढ़िवादी लोगों को ये चीज़ गलत लग रही हो कि नहीं यार ये ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, तो ये तो हमारी संस्कृति को ख़त्म कर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो आने वाले फ्यूचर में या फिर अभी जो उससे जनरेशन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत सही रहेगा, है कि नहीं। ऐसे तो मतलब हर कोई फिर वो सिस्टम फेल हो जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा एग्जाम्पल आप दिमाग में फिट कर सकते हो। यानी कि अभी जो समाज के लोगों ने उसको नकार दिया हो कि नहीं सही नहीं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में बहुत मूल्यवान वैल्यूएबल थॉट बन जाए, आइडिया बन जाए। तो ऐसे जो दमनकारी समाज होता है, जिन्होंने इस चीज़ का दमन किया, मना कर दिया, इस दमनकारी समाज ऐसे जो संभावनाशील वाला जो ज्ञान है, जो फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है, उससे वंचित रह जाते हैं। कौन? ऐसी बातें करने वाले लोग, ठीक है। यानी सोसाइटी दैट कंप्लीटली suppresses all ideas that are not acceptable today runs the danger of losing the benefits of what might turns out to be very valuable knowledge, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने, वही सिस्टम अपना चलता रहे। और एक लास्ट वीडियो और आएगा इस चैप्टर का, उसके बाद में ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके।